टीचर के मेन रोल्स क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? ऐसा टीचर की काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई सिर्फ ये बंदा समझे कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, तो मैं मानता हूँ सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बहुत सारे उसके रोल्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले उसकी जो एक जिम्मेदारी होती है एज अ नॉलेज प्रोवाइडर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर को एक नॉलेज प्रोवाइडर होना चाहिए, बच्चों को डीप नॉलेज प्रोवाइड कर सके वो टीचर। ठीक, सिर्फ ऊपरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, और जैसे कि आज के टाइम में तो स्पेशली नहीं चलेगा क्योंकि टाइम बदल चुका है और स्टूडेंट्स बहुत अवेयर हैं, चीजों को डीपली जानना चाहते हैं। पहली चीज नॉलेज प्रोवाइडर। दूसरी चीज है कि टीचर को एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट के साथ में, एज अ फ्रेंड होना चाहिए उसे, क्योंकि एक फ्रेंड ही चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकता है। ठीक, अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में फ्रेंड रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पर भी चीजें डिस्कस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, वो हेसिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले, क्वेश्चन नहीं पूछता, और टीचर भी कुछ टीचर्स भी रिएक्ट नहीं करते हैं अच्छे से, तो फिर वो और उनको डिमोटिवेट जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो एज अ फ्रेंड उसको होना चाहिए। कि यहाँ पर एक बात बहुत खास ध्यान रखनी है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स का दोस्त होना चाहिए। ठीक, यानी एक टीचर अपने दोस्त स्टूडेंट्स का दोस्त बने, लेकिन स्टूडेंट्स को अपना दोस्त ना बनने दे, क्योंकि अगर स्टूडेंट दोस्त बन जाएंगे तो फिर क्या है, वो ये दोस्ताना हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से सिर्फ टीचर को एक अपना बिहेव करना चाहिए एज अ फ्रेंड, और वो उनको मोटिवेट करे और उनको सपोर्ट करे। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो टीचर को यूज करना चाहिए ड्यूरिंग क्लास? बहुत सारे मेथड्स होते हैं और ये अपने अलग अलग सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं, है ना। जैसे कि फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, यानी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज में आती है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के अपने अपने मेथड्स होते हैं। यहाँ पर मैं लैंग्वेज को पढ़ाने के रिगार्डिंग में बताना चाहूंगा। बहुत सारे मेथड, डायरेक्ट मेथड होता है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, एक मैं मानता हूँ सबसे अच्छा मेथड होता है कि इंटरेक्टिव मेथड, यानी बच्चों को ऐसे माहौल में पढ़ाना चाहिए कि टीचर उनसे इंटरेक्ट करें पढ़ाते समय, ड्यूरिंग टीचिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछे, वो बच्चों को इंगेज रखें, इंगेज रखें, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। उसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं कि वन वे बस पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे लिसनर सुनते जा रहे हैं, लिखते नोट बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इंटरेक्टिव होना चाहिए कि पढ़ाते में हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, एनी क्वेश्चन, गॉट इट, यानी उनका इंटरेक्शन बनना चाहिए। और ऐसे बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कहीं ना कहीं चीजों में, उनको फोकस करना चाहिए टीचर को। ठीक, तो इंटरेक्टिव मेथड जो है सबसे बेस्ट रहता है, इसमें स्टूडेंट को सब कुछ चीज समझ में आती है, वो अवेयर रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एक अच्छे टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम टीचिंग? मैं टीचिंग से मैं सब्जेक्ट नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनरल वे में कि एज अ टीचर, क्योंकि टीचर एक टीचिंग ही एक नोबल प्रोफेशन है, तो फिर उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एक जैसे कि एक पर्सन को डिसेंट होना चाहिए, बंदा डिसेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही एक टीचर को भी डिसेंट होना चाहिए। उसका कैरेक्टर बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बढ़िया कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। सपोज कोई एक बहुत ज्ञानी बंदा है, बहुत उसे नॉलेज है, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो मैं मानता हूँ कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई उससे ज्ञान लेना नहीं चाहेगा, कोई उससे पढ़ना नहीं चाहेगा। तो कैरेक्टर का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। डिसेंट हो बंदा, कैरेक्टर का हो, अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, ठीक, और एज अ फ्रेंड हो, फ्रेंडली उसका नेचर हो, लोगों को सपोर्ट करे, और समाज में उसकी वैल्यू भी होना चाहिए। समाज में फैमिली में उसकी वैल्यू होना चाहिए, और उसको एक बोलने का ढंग उसके अंदर बड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझा सके। ठीक, और एक टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पीपल स्टूडेंट से कनेक्ट करता है। वो कहीं पर कम एज के स्टूडेंट है, कहीं पर ज्यादा एडल्ट है, कहीं ज्यादा, तो उसमें क्या होता है कि उनका नॉलेज लेवल के अकॉर्डिंग उसको डिलीवर करना चाहिए, जो भी कुछ वो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, कोई बात समझाने जा रहा है। तो मैं मानता हूँ ये चीजें जरूरी है। एक क्वेश्चन जो माइंड में हमेशा से आता है कि लोग कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है, क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वीक कर रही है? क्या ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। छोटा मोटा नहीं, बड़ा देश है तो बड़ा सिस्टम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया में कोई सिस्टम ही खराब है या सारे इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ही से खराब है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया के अंदर, अच्छी तरीके से एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस में क्या सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर सकते हैं कि इंडियन सिस्टम जो है इफेक्टिव नहीं है। ठीक, खराब कहना, लोग खराब भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खराब करने से अच्छा ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं है और उसे अपडेट होने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्चुअल में जो कंटेंट जो होता है, जो मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को, वो समझ लीजिए 19वीं शताब्दी का है। ठीक, और जो टीचर्स हैं जो मेथड लगा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो समझ लीजिए 20वीं शताब्दी के हैं।
लेकिन बच्चे कौन सी शताब्दी के हैं? 21st सेंचुरी के बच्चे, 21वीं शताब्दी के बच्चे उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता। मतलब ये है कि कोरिलेटिंग। यस। तो अब जब बच्चे एडवांस हैं तो टीचर को एडवांस होना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपडेट होना पड़ेगा और सिस्टम को भी अपडेट कराना पड़ेगा। जो कंटेंट बड़ा पुराना है ना, वो हमें नया कंटेंट लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बुक्स इतनी पुरानी है कि हम कह सकते हैं कि हम 5 से 10 साल पीछे चल रहे हैं। तो सिस्टम को अपडेट होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये कह के काम नहीं चला सकते कि सिस्टम को अपडेट होने की जरूरत है। यहाँ पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। टीचर से पहले कुछ और भी आते हैं, बच्चे के लिए टीचर होते हैं। कौन होते हैं वो? पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, फादर मदर, पहला टीचर होता है फादर, दूसरा मदर और क्या है फिर टीचर एक्चुअल में। तो ये 3 बंदे जो हैं, फादर मदर टीचर, ये समाज को बदल सकते हैं, ये सिस्टम को बदल सकते हैं, इनके अंदर पावर है। कई बार क्या होता है कि जब टीचर्स कोई नई चीज प्रोवाइड कराते हैं, एक नया सिस्टम कि बेटा ऐसे पढ़ो, तो पता क्या है स्टूडेंट भी परेशान होते हैं, वो भी समझते नहीं है। और जब वो डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स से तो पेरेंट्स भी कहते हैं, कंपेयर करते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आज तक हम ऐसे पढ़ते आए हैं, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं क्या है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि नया सिस्टम और इफेक्टिव क्या है, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कोई एक कॉलेज इसको अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लाई करेगा तो आगे स्टूडेंट को समझना होगा, उनको पेरेंट्स को भी समझना होगा, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी सबको समझना पड़ेगा। हमारा सिस्टम है, जैसा आपने कहा कि उसमें क्या ऐसा करें कि वो इफेक्टिव हो, तो उसमें सिस्टम में केस स्टडी वाला सिस्टम लाना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी है तो इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में और अच्छे इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ये चीज अप्लाई हो चुकी है। छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं, आई अहमदाबाद मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है। तो वहां पर क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होती है, केस स्टडी होती है। लेक्चर जो क्लासेस होती है वो 20% होती है ऑनलाइन। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम किस तरीके से ये केस स्टडी को इम्प्लीमेंट करें। अगर हम एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक में बिल्कुल भी नहीं है ये केस स्टडी, तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाए? अगर हम हर एक सब्जेक्ट में कुछ 1 या 2 केस स्टडी बच्चों को दें, जिससे कि वो हैबिचुअल बने स्टार्ट करें, तो क्या आपको क्या लगता है क्या चीजें होनी चाहिए? किस लेवल से जा रहा है बताइए। हाँ, जैसे हम किस स्टूडेंट हम चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग हमारा एकेडमिक से स्टार्ट हो जाए, फिर क्लास से। देखिए, जो केस स्टडी या प्रोजेक्ट बेस्ड है तो मैं मानता हूँ 5th से थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा, 5th क्लास से। उससे पहले आप कर सकते हैं, लेकिन शायद रिजल्ट उतना अच्छा ना आए। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है 1st, 2nd, 3rd क्लास में, तो वो एक तरीके से बस याद कर रहे होते हैं, वो इतना अवेयर नहीं हो सकते ना लैंग्वेज के बारे में। लेकिन 5th, 6th, 7th ये क्लास अच्छे हैं, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी को ला सकते हैं। इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी होगी टीचर को, टीचर को अपडेट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों में रीडिंग करने की हैबिट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। बच्चों में रीडिंग करने की हैबिट नहीं है, उन्हें सर्टेन क्वेश्चन उन्हें याद करने, उन्हें मालूम है कि ये सर्टेन क्वेश्चन है, मैं इनको याद करके जाऊंगा, एग्जाम में लिख दूंगा, मुझे नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ही मैं पास करते आ रहा हूँ, आगे भी चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी वो नहीं हो पाई। उसमें क्या होता है कि बच्चों को डीप स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, पूरा चैप्टर खुद पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर पहले टीचर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। टीचर को बच्चों के साथ बैठकर एज ए फ्रेंडली उन टॉपिक को डीप में पढ़ाकर उनकी हैबिट बनानी पड़ेगी, ताकि वो रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें। एक बार रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है तो चीजें हमें समझ में आने लगेंगी, फिर वो खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, कैसे हम ये जाने कि ये हमारा जो हमारा हॉबी है, इसको कैसे हम कन्वर्ट करें प्रोफेशन में? ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे लिए बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है? कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे आपने बताया एनालिसिस। किसी की कोई हॉबी है तो अब ये कहना कि वो हॉबी बेस्ट प्रोफेशन होगी नहीं, ये तो नहीं कर सकते। क्या हॉबी है उसके हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी हॉबी लोगों को होती है, जैसे कि लोगों की हॉबी होती है गार्डनिंग, ठीक, कलेक्टिंग कॉइन्स, रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, टीचिंग, है ना। अलग अलग तरह की हॉबीज होती है, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टेलीविजन। तो बहुत सारी हॉबीज ऐसी वो प्रोफेशन में नहीं कन्वर्ट सकती, लेकिन हाँ बहुत सारी हॉबीज ऐसी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मुझे टीचिंग का शौक था, तो टीचिंग मेरी हॉबी थी। मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, जैसे आफ्टर क्वालिफाइंग द हाई स्कूल उसके बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, होम ट्यूशन धीरे धीरे। और मैंने देखा कि काफी मुझे इंटरेस्ट आता है इसमें, टीचिंग में, और स्पेशली इंग्लिश को पढ़ाने में और मजा आता है, ठीक। तो वो डेवलप होता गया। तो जब मैंने देखा कि भाई मुझे इसको प्रोफेशन बनाना, तो मैंने उसको एनालिसिस किया, तो टीचिंग का तो भाई बहुत स्कोप है, और स्पेशली इंग्लिश का तो बहुत ही स्कोप है ना। एकेडमिक लेवल पे भी इंग्लिश के टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और कंपटीशन लेवल पे तो बहुत ही रहती है, समझ लीजिए। क्योंकि मैंने जब इस कंपटीशन की फील्ड में आया तो मैंने एनालाइज किया कि इंग्लिश तो बहुत पढ़ाते हैं लोग, लेकिन कंपटीशन के लेवल पर बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ा पाएंगे, ठीक। तो जैसे कि कोई बंदा है, किसी कोई हॉबी है, तो हॉबी को पहले ये एनालाइज करें, क्या इससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, पहले देखें, हाँ ये प्रोफेशन है, उसे मिल जाता है, ठीक।
कि मैं इसको कर सकता हूं, तो उससे रिलेटेड वो क्या है, अपनी एजुकेशन ले, अपने आप को सर्टिफाइड बनाए, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेशन क्या है, उस फील्ड में वो प्रोफेशनली एंटर नहीं कर सकता। तो वो अपने सर्टिफाइड करे, जैसे मैंने किया, मेरी हॉबी थी इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने एमए इंग्लिश किया, सर्टिफाइड किया अपने आप को, एनालाइज किया, और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। जैसे काफी जो घरेलू महिलाएं, उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है, ठीक, तो अगर वो प्रोफेशन में आना चाहती हैं कुकिंग के लेवल पे, जैसे रेस्टोरेंट में वो एज ए कुक वर्क करना चाहती है, तो उन्हें क्या सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वो सर्टिफाइड करें अपने आप को, एक कोर्स करें कुकिंग का, ठीक, और जब उन्हें कंप्लीट नॉलेज हो जाए तो जाके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में एज अ कुक, और उनको आसानी से जॉब मिल सकती है, वो अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आना चाहिए। जैसे आज के समय में अगर आप देखेंगे जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या हाई स्कूल इंटर में भी, वो छोटा सा गेस्ट पेपर लेके आते हैं मार्केट से, और उस गेस्ट पेपर में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कराते हैं टीचर से, अपने ठीक कराते हैं कि सर इसमें इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। उसके बाद वो पास आउट होते हैं 40-50% मार्क के साथ, और फिर उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती है। एग्जाम के बाद उनको बहुत परेशानी होती है, जॉब मिलती नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिसके बेस पर उनको जॉब मिले। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम को। तो इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से आप, यही जो सिस्टम है, दिस इज द वीकनेस ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये एक कमी है हमारे सिस्टम की, ये एजुकेशन पैटर्न नहीं है, मैं मानता हूँ। हमने भी पहले के क्लास में हमने भी ऐसी स्टडी की है, लेकिन बाद में हमने रियलाइज किया कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। इसमें नॉलेज कहाँ है, बताइए, कुछ नॉलेज है? कुछ नहीं। इसमें सर्टेन क्वेश्चन आपने याद कर लिया, उसने आंसर दे दिया, और आफ्टर एग्जामिनेशन अगर आप बच्चों से पूछे बेटा क्या लिख कर आए थे, तो मुझे लगता है शायद वो बता ना पाए कि हम क्या लिख कर आए थे। ठीक, इस सिस्टम में क्या होता है, वो कहीं भी एजुकेशन नहीं है, नाम है एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन कहीं नहीं है। ठीक, सिर्फ चल रहा है, काम कर रहा है। ऐसे में क्या होता है, जब वो पढ़ के निकलते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं, तो वो बेकार हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है। ठीक, यही जो है इंडिया में जो है हालत खराब है। मान लीजिए कि बच्चा ज्यादा ना पढ़ पाए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ना हो पाए, लेकिन वो स्किल्ड हो जाए, इंटर तक पढ़े, मान लीजिए इंटरमीडिएट किया उसने, लेकिन इंटरमीडिएट तक उसे सब कुछ आता है अच्छे से, अगर आता है तो वो अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा कमाई करने का। क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन लेने के बाद करना क्या है, कमाना ही है, नहीं हर किसी को आदमी सोर्स बनाना है। तो अगर वो अच्छे से बच्चा पढ़ता है, तो मैं मानता हूँ हाई स्कूल के लेवल पे वो इस लायक बन जाएगा, वो अर्निंग कर सकता है, 12 के लेवल पे इस लायक बन जाएगा, वो अर्निंग कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ग्रेजुएट कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिया, पोजिशन कर लिया, उसके बाद भी वो स्किल्ड नहीं है, जो उनमें टैलेंट नहीं है, वो डेवलप नहीं है, तो वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ही दिक्कत भरा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि लास्ट में जो हमारे व्यूअर हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट के लिए क्या सजेस्ट आप करेंगे, कैसे उनको स्टडी करना चाहिए? वैसे तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक, स्टूडेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कितना पढ़ पाता है, उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है किस सब्जेक्ट में करें। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप पूछ रहे हैं, तो जनरल गाइडलाइंस हम स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करा देते हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले स्टूडेंट को किताबों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, किताबों को जो है दोस्त बनाना चाहिए। आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि दोस्ती नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनकी दोस्ती नहीं है किताबों से। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा सा कुछ नोट्स मिल जाए, कुछ मटेरियल मिल जाए, तो वो बात नहीं बनेगी। किताबों से दोस्ती करें, और सिर्फ किताबों से दोस्ती ना करें, उनको समझें। एक ही जगह पर घंटों बैठकर पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो अचीवमेंट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज होगा कि उसे क्या ज्ञान है। उसे अभी इन पे नहीं जाना है कि किस तरीके से इसको पढ़ाना है, क्या प्रेजेंट करना है। जब वो टीचिंग लेवल पे आएगा तो उसे अलग तरह लेवल करना होगा, लेकिन एक स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज लेनी है, एक डीप नॉलेज लेनी है, अच्छी नॉलेज। तो पहली चीज जो है किताबों से दोस्ती करें, और एक ही जगह पर घंटों बैठकर पढ़ने की आदत बनाएं। ठीक, डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। देखिए, जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे आपने विंडोज कई खोल रखी है, तो क्या होगा, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो डाउन हो जाती है, ऐसे ही हमारा माइंड होता है। सपोज एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, ठीक, और उसने विंडो खोल रखी है, एक फ्रेंड की विंडो खुली माइंड में, ठीक, एक जो है वो कहीं घूमने की विंडो खुली हुई है ना, और एक विंडो खुली हुई है फेसबुक की, एक विंडो खुली हुई है व्हाट्सएप की, ठीक, और पास में मोबाइल रखा हुआ है, उस पर अलर्ट नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम भरमार कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आज के टाइम में स्टूडेंट के, और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो कभी भी आपकी स्टडी को जो है कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल स्विच ऑफ,
या फिर साइलेंट मोड पे, वो भी दूसरे कमरे में, कहीं दूर, पास में नहीं होना चाहिए। ये मैटर नहीं है आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ये मैटर है कि आप क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं। जो चीज आप पढ़ना पूरा फोकस उस पर, कोई माइंड में दूसरा ख्याल नहीं होना चाहिए, कोई विंडो नहीं खुली होनी चाहिए। विंडो खुल गई तो माइंड की प्रोसेस डाउन हो जाएगी और आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। काफी बच्चे मुझसे पूछते सर हम पढ़ते हैं, टाइम लगाते हैं, लेकिन हम फिर भी याद नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप जिस समय जो चीज पढ़ रहे हैं पूरा फोकस आपका उसी पे होना चाहिए, कोई दूसरी विंडो नहीं खुली होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमेटिक ढंग से आपके माइंड में नहीं जाएगी। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें हैं, बच्चों को ध्यान रखना है कि वो डिसेंट होकर अपनी स्टडी करें, पंक्चुअलिटी दिखाएं और टीचर से डिस्कस करते रहें टाइम टू टाइम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और एक आमतौर पर क्या चीज बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स को कि खुश रहे, खुश रहे, चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा देखे, क्योंकि जब कुछ सब कुछ अच्छा करेगा तभी उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और एक खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक खुश रहने वाले व्यक्ति के लिए चीजें कठिन तो हो सकती हैं लेकिन असंभव नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। सही, थैंक यू सो मच।